हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो से मैं स्टार्ट करने जा रहा है एक न्यू सीरीज सीनियर टॉक, जिसमें 2023 बैच के जो सीनियर्स होंगे उनको हम यहाँ पे बुलाएंगे एंड उनके लाइफ एक्सपीरियंस को जानेंगे। कैसा रहा उनका लाइफ एक्सपीरियंस, कॉलेज लाइफ कैसा रहा, एकेडमिक्स कैसा रहा, ओवरऑल पूरा हम देखने वाले हैं कि कैसा उनका एक 3 साल का जर्नी कैसा रहा कॉलेज में। और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा, बिकॉज जो भी एडमिशन ले रहे हो आप, जो लेने वाले हैं ड्यू के एस्पिरेंट्स हैं, उनको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा क्या चीज़ें होती हैं कॉलेज में, क्या नहीं होती हैं, क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है। और जो फर्स्ट ईयर्स वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज इन्हें भी अभी 3 साल रहना है कॉलेज में। तो इससे बहुत ज़्यादा उन्हें मतलब इन्फॉर्मेशन मिलेगा और नॉलेज मिलेगा। और इस वीडियो के बनाने के पीछे का मकसद ये है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हम लोग होते हैं इंट्रोवर्ट्स होते हैं, मतलब हमें जो है इंटरेक्शन जो है करने में टाइम लग जाता है। और अगर इससे पहले हम अगर ज़्यादा मतलब इंटरेक्ट भी नहीं कर पाते सीनियर से, बहुत ज़्यादा गाइडेंस भी नहीं ले पाते, बहुत कम केसेस में होता है कि हम ज़्यादा सीनियर से इंटरेक्ट कर पाएँ। इनफैक्ट कुछ लोग तो अपने क्लासमेट्स से भी इंटरेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं, तो ये प्रॉब्लम कॉमन है। तो यहाँ पे ये होगा कि अगर आप पहले से इस वीडियोस को देखते हुए रहोगे तो आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपको कॉलेज लाइफ स्मूथ हो जाएगा एंड अच्छा आपका एक एक्सपीरियंस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1 ऑफ सीनियर टॉक्स। और आज हमारे साथ हैं प्रखर पांडे भैया एंड गोपाल जोशी भैया, जो कि 2023 बैच के अभी रिसेंट सीनियर हैं, पास आउट हैं। तो वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो प्रखर पांडे भैया, प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले हेलो अभिषेक, और आपके व्यूअर्स को भी हेलो। और आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो स्टार्टिंग विद माय इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ प्रखर पांडे, और मैं आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज हिस्ट्री ऑनर्स से पास आउट हूँ 2023 बैच से। और आई हैव बीन in my college NCC, in my college politics, talking about my college politics, I have been the unit president of my ABVP unit, और साथ ही कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस और क्लब्स का हिस्सा रहा हूँ। और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी मेरा पार्टिसिपेशन रहा है। बहुत ही बढ़िया। आप चलिए गोपाल भैया से भी जान लेते हैं। तो गोपाल भी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Hello everyone, I'm Gopal Joshi, pass out of BA program. My discipline was political science and maths, and I'm graduated recently in 2023. And in my college life, I have been involved in college politics. I have been the general secretary of ABVP unit of our college, and also I was part of NSS unit of our college. I served as a volunteer for about 2 years. तो जैसा कि आपने देखा कि ये दोनों ही सीनियर्स हमारे साथ, एक जो है हिस्ट्री ऑनर्स से हैं एंड दूसरे बीए प्रोग्राम कोर्स से हैं, ARSD कॉलेज से हैं। और तो सबसे पहले ये बताइए कि स्टूडेंट्स जो अगर चाह रहे हो, जो वीडियो को देख रहे होंगे, अगर वो चाह रहे हैं कि ARSD से हिस्ट्री ऑनर्स करें, तो ओवरऑल एक ब्रीफ में ये बता दीजिए कि हिस्ट्री ऑनर्स कैसा है। अगर मैं ईमानदारी से बोलूँ अभिषेक, तो 3 साल का अगर मेरा कोर्स रहा है तो मैंने मुश्किल से बहुत कम क्लासेस अटेंड किए हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। दूसरी चीज़, अगर हम फैकल्टी की बात करें तो काफ़ी अच्छी फैकल्टी है हमारे कॉलेज की, और जो प्रोफेसर्स हैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, और जो उनका पढ़ाने का तरीका है, जो सिलेबस को जिस तरीके से कवर करते हैं और जिस तरीके से असिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को, काफ़ी काबिल तारीफ है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कॉलेज में, या जो भी आने वाले हैं, जो भी एम्बिशियस हैं हिस्ट्री पढ़ने को लेकर के हमारे कॉलेज में, वो आ सकते हैं। दे आर मोस्ट वेलकम और दे विल नॉट रिग्रेट, आई मस्ट से। तो यही है मेरा एक्सपीरियंस हिस्ट्री ऑनर्स को लेकर के। तो अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं ARSD कॉलेज से, तो बिल्कुल भी आप आ सकते हैं। प्रोफेसर्स अच्छे हैं एंड आप रिग्रेट नहीं कीजिएगा। तो चलिए गोपाल भैया से भी जान लेते हैं कि BA प्रोग्राम का कैसा फैकल्टी और क्या चीज़ें हैं ARSD में, जिससे कि स्टूडेंट्स को थोड़ा इंसाइट मिल जाए। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो BA प्रोग्राम है उसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, काफ़ी सारे डिसिप्लिन्स होते हैं जिसमें से आपको चूज़ करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है, आपका जो इंटरेक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों से होता है। अगर मैं बात करूँ बाकी कोर्सेज़ की, तो वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट या आपका एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर ग्रुप रहेगा, लेकिन BA प्रोग्राम में आपको तरह तरह के स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। साथ ही BA प्रोग्राम का जो कोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा लीनियंट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आसान है करने के लिए। अगर 6 महीने का अगर हम एक सेमेस्टर माने, तो उसमें केवल 1 महीने ही आप पढ़ करके अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। तो इससे आपको BA प्रोग्राम
चूज़ करने से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने में, या आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में, या आप फिर सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, या अपनी लाइफ में आप कुछ और परस्यू करना चाहते हैं कंटिन्यूइंग विद योर ग्रेजुएशन, यू कैन गो विद बीए प्रोग्राम। तो मतलब प्रोफेसर्स कैसे हैं बीए प्रोग्राम में? जैसे कि आपका डिसिप्लिन मैथ्स है तो और बाकी पोल साइंस है, तो प्रोफेसर्स कैसे हैं मैथ्स एंड पोल साइंस के? बीए प्रोग्राम के जो प्रोफेसर्स हैं वो डिसिप्लिन के ही है, मतलब सॉरी डिसिप्लिन कह रहा हूँ, ऑनर्स के हैं। जैसे अगर मैथ्स हमारे डिसिप्लिन जैसे मैथ्स है तो उनके जो प्रोफेसर हैं वो मैथ्स ऑनर्स के ही प्रोफेसर हैं। ऐसा नहीं है कि उनका लेवल कम है या वो बीए मतलब वो प्रोग्राम है कैसे, प्रोफेसर्स हेल्पफुल हैं या नहीं? काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। बीए प्रोग्राम के प्रोफेसर काफ़ी हेल्पफुल है। तो कहने का मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि बीए प्रोग्राम एआरएसडी से करना, तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। कोर्स करिकुलम टफ नहीं है, आप आसानी से अपने अदर इंटरेस्ट को भी परस्यू कर सकते हैं। कोर्स करिकुलम इस हिसाब से है कि टफ नहीं पड़ेगा एंड प्रोफेसर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो इसमें भी आप रिग्रेट नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ दोनों तरफ से प्लस पॉइंट है। तो कमिंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं, तो ये बताइए कि प्रखर भैया, हिस्ट्री ऑनर्स आपने परस्यू करने का क्यों सोचा? कि आपका पहले से हिस्ट्री में इंटरेस्ट है या फिर ऐसे मिल गया और हिस्ट्री कर लिया? सबसे पहले तो मुझे आज तक नहीं पता चला है मेरी 3 साल की ग्रेजुएशन की मैं हिस्ट्री कर क्यों रहा हूँ, क्या बोला तूने? मैंने क्यों करी। तो जब एडमिशन के लिए देख रहा था तो आई वॉज गिविंग एंट्रेंस इन अदर यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो, मेरा BHU का एंट्रेंस भी क्लियर हो गया था, बट घर वालों ने कहा कि DU में ही रहना है। और मेरा पॉल साइंस था वैसे तो करने का पूरा, मैं पॉल साइंस की तरफ था, बट क्योंकि कट ऑफ इतनी ज़्यादा थी और मैं जनरल का स्टूडेंट भी हूँ, तो उन सब क्राइटेरियाज़ को देखते हुए मैंने हिस्ट्री ऑप्ट करा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन बचे नहीं थे। और फिर सेकंड कट ऑफ में जब ARSD लॉक हुआ तो मैंने कहीं और देखा ही नहीं, क्योंकि मैं एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा लेज़ी भी हूँ, तो मैं और ज़्यादा चीज़ें जब एक बार हो जाए तो मैं ज़्यादा चीज़ें ध्यान देता नहीं। तो कहने का मतलब कि आपने हिस्ट्री परस्यू, आपको पोल साइंस बेसिकली करना था, बट हिस्ट्री था लक में आ गया तो आपने इसे कंटिन्यू किया, और थोड़ा आप लेजी भी हैं तो आपने आगे फर्दर इसके बारे में नहीं ध्यान। गोपाल भी, आपका क्या इसमें ऐसा सिचुएशन है? आपने भी बीए प्रोग्राम मतलब प्री डिसाइडेड था लेना है, या फिर आपको भी ऐसे ही मिल गया तो फिर आपने उसे लॉक कर दिया? नहीं, मेरा पहले से ही प्री डिसाइडेड था। 12th तक मेरी ग्रेजुएशन जो थी वो साइंस स्ट्रीम में हुई PCM से, और बाद में जो है मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहता था। काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने का मेरा मन था स्टार्टिंग से ही, तो इस वजह से मैंने बीए प्रोग्राम ऑप्ट करी। और लेकिन ये जो मैथ का जो साथ में मिला है डिसिप्लिन, ये मार्क्स की वजह से मिला, क्योंकि लेना मुझे पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री डिसिप्लिन था, लेकिन उसकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा थी, तो इस वजह से मैथ्स लेना पड़ा। लेकिन मैथ्स लेने के बाद मुझे रिग्रेट नहीं करना पड़ा। मैथ्स का भी जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है। ऐसा नहीं कि आप मैथ्स ले रहे हो तो वो BSc लेवल की होगी या बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है, ऐसा नहीं है। बीए प्रोग्राम की मैथ्स भी काफ़ी सिंपल है और अच्छा कोर्स है बीए प्रोग्राम। मैथ्स प्लस पॉलिटिकल साइंस इज़ अ गुड ऑप्शन। तो गोपाल भैया ने जो है बीए प्रोग्राम इन्हें प्री डिसाइडेड था कि करना है, बिकॉज जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया, बीए प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है आपको अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए, एंड इन्हें गवर्नमेंट एग्जाम्स देना है, पहले से ही प्री डिटरमाइंड थे, तो इन्होंने इसको सेलेक्ट किया एंड काफ़ी सही ऑप्शन है और कोई टफ ज़्यादा है भी नहीं। तो भैया ये बताइए कि आपका इनिशियल एक्सपेक्टेशन कैसा था जब आप कॉलेज में पहली बार एडमिशन लिए थे, तो एंड अब आप पास आउट हो चुके हैं, तो मतलब क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? यार अभिषेक देखो, 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि जब मैं कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया तो मुझे पता था कि करण जौहर की मूवी तो होने नहीं वाली है। पहली बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि ऐसी कुछ बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, ना ही मेरी कुछ वैसे बहुत बकेट लिस्ट थी कि हाँ ये करना है वो करना है ना, तो ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था। बट हाँ ये था कि यार 3 साल जाएंगे तो 3 साल बर्बाद तो नहीं कर सकते हैं ना। 3 साल बस 3 साल की तरह नहीं बीतने चाहिए, कुछ ना कुछ अर्न करेंगे। कुछ थोड़ा सा अपने ऊपर भी था कि यार इतना भी नहीं है ना, कुछ करके जाएंगे। और दूसरी चीज़, जब कॉलेज में एंट्री मतलब कॉलेज आए, जब कॉलेज अटेंड किया और नई नई चीज़ें सीखी है ना, 3 साल कॉलेज के बिताने के बाद और 3 साल से पहले में मुझ में बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है, ठीक है। तो बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, ठीक है, अच्छी चीज़ें भी सीखी और बुरी चीज़ें भी सीखी। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो
वो एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा, ओवरऑल एक्सपीरियंस देखें तो अगर मैं कुछ एक्सपेक्ट करता ना, अगर मैं अपने इनिशियल डेज में, तो ये उस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। तो जितना मैं पर्सनल अपना ओपिनियन दे रहा हूँ इस चीज़ में, बाकी सबके अपने अपने ओपिनियंस है पर्सनल, सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस रही होंगी कॉलेज में, तो ये चीज़ है। तो भैया आपके क्या एक्सपेक्टेशंस थे और आपके अभी जो हो ये इसमें बताया कुछ। मालवीय के आसपास तो लड़कियां ही लड़कियां। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा जितनी भी एक्सपेक्टेशंस जो स्टार्टिंग में रही लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि हमें पता है उस समय कोविड का टाइम चल रहा था, तो हमें ये भी नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी कभी खुल भी पाएगी कि नहीं खुल पाएगी। तो जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी जो हम लेकर के चल रहे थे वो सारी पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन बाद में जो है समय अच्छा हुआ और जो है हम लॉकडाउन से उभरे, उसके बाद कॉलेज खुला। और कॉलेज की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो था मेरा ABVP ज्वाइन करना। ABVP ज्वाइन करके मेरे अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आई और काफ़ी लोगों के साथ जो इंटरेक्शन था मेरा, जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ, वो चीज़ बढ़ी। साथ ही कॉलेज की अंदर की गतिविधियों के बारे में भी पता लगा कि कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने का नज़रिया क्या है, किस तरह से वो काम करते हैं, किस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं कि वो कैसे हमारी हेल्प करता है, या क्या उम्मीदें लेकर के वो कॉलेज आते हैं और उन्हें वो कैसी फैसिलिटीज़ मिलती है। वो सारी चीज़ें मॉनिटर करने का भी मौका मिला, क्योंकि मैं ABVP में जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ अपने समय में। तो ये तो कहने का मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बैच 2023 है उनका एडमिशन भी लॉकडाउन में ही हुआ एंड क्लासेस ऑनलाइन ही स्टार्टिंग हुई एंड बस आप लोगों के पास 1 साल का समय था जो आपने ऑफलाइन बिताया। हाँ, तो आप लोगों ने 3 सेमेस्टर ऑफलाइन अटेंड किए हैं और उसमें आपकी जो भी कॉलेज लाइफ जो स्पेंड हुई है वो वही हुई है, तो उसमें आपका एक्सपीरियंस मतलब अच्छा रहा है। तो जैसा कि आप बताया, आप तो प्रेसिडेंट रह चुके हैं ABVP यूनिट ARSD के और आप जनरल सेक्रेटरी। तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन यहाँ से उठता है, बहुत सारे लोग जो नए होंगे, अभी जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं या फिर फर्स्ट ईयर्स वाले भी, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा जनरली पता नहीं होता है कि ABVP क्या है। लोगों को जनरली ये लगता है कि ये बीजेपी का एक फंडेड या फिर ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप से है। लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है कि एक्चुअली में होता क्या है। उन्हें ऐसा लगता है ना कि हाँ, बहुत सारे लोगों को मैंने जनरल लोगों को सुना है कहते हुए कि तुम कॉलेज जाओगे तो कुछ तुम्हें पॉलिटिशियंस मिल जाएंगे, तुम्हें ऐसे कुछ हेल्प करते हुए या फिर ऐसे ग्रुप। तो आप एक बार क्लैरिटी दे के समझाएं कि मतलब ABVP एक्चुअली है क्या, व्हाट इज ABVP। देखो क्या होता है ना कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली। मैं एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँगा, एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है ABVP और स्टूडेंट विंग है बेसिकली RSS की, ठीक है। अच्छा, ऐसा कई बार ना पॉलिटिकल पार्टीज से, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके साथ नाम इसलिए भी जुड़ जाता है ना क्योंकि हमारी कई सारी आइडियोलॉजीज, हमारे कई सारे एजेंडाज मैच कर जाते हैं, ठीक है। तो जब वो एजेंडाज ओवरलैप कर जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार वो भी वही बात कह रहे हैं, हम भी वही बात कह रहे हैं, तो कई बार हमें उनसे एसोसिएट कर दिया जाता है। बट ऐसा नहीं है। हमारी वर्किंग, हमारी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, फंडिंग, फंड रेजिंग और जो भी कुछ है ऊपर से लेकर के यूनिट लेवल तक, ठीक है। यूनिट लेवल हमारी जो होती है इंस्टीट्यूट लेवल पे है ना, जैसे कॉलेज या स्कूल लेवल पे, तो सब हम इंडिपेंडेंटली ऑटोनोमसली करते हैं। इसमें किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं है और ना ही इतना मतलब इन द वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर भी है इस ऑर्गेनाइजेशन का कि ना ही किसी का हस्तक्षेप, किसी का इंटरफेरेंस हो सकता है। इतनी अभी तक मेरी समझ रही है। बाकी लोगों के ओपिनियंस हैं, तो अब क्योंकि इंटरनेट और विकीपीडिया और ये सब बहुत ज़्यादा प्रभावशाली भी हैं, तो सबके अपने अपने नए नए थ्योरीज बन रही हैं, सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, तो वो भी चलते रहेंगे, वो भी हवा में रहेंगे। तो गोपाल भाई, आपका क्या कहना है कि ABVP के रिगार्डिंग, जिससे स्टूडेंट्स को और क्लैरिटी मिल सके। सबसे पहले तो मैं ABVP के बारे में बताना चाहूँगा कि ABVP जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1949 में, जो कि बीजेपी के इस्टेब्लिशमेंट से बहुत काफ़ी पहले हुआ था। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तब से ही जो स्टूडेंट है वो बीजेपी के साथ एफिलिएटेड है या किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है। ABVP का जो मेन काम है वो है व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण करना।
ABVP ज्वाइन करने का ये मतलब नहीं है आप वोट्स की राजनीति करो और आप जातिवाद की राजनीति करो। ABVP ज्वाइन करने का मतलब है आपको राष्ट्र का निर्माण करना है। अगर आप अच्छा पढ़ लिख रहे हो या आप स्कॉलर हो, आप आगे कुछ करना चाहते हो, कल को आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जिससे आप देश के लिए कुछ कर सके, तो यही ABVP का जो मेन एम है कि आप राष्ट्र के लिए कुछ करिए। वोट की राजनीति जो है, हाँ ABVP इलेक्शन कंटेस्ट करता है, जब इलेक्शंस होते हैं, यूनियन इलेक्शन होते हैं, उसमें ABVP कंटेस्ट करता है, लेकिन ABVP 12 के 12 महीने जो है एक्टिव रहता है, समाज के लिए काम करता है, सिर्फ इलेक्शन नहीं करता। और भी ABVP की कई सारी गतिविधियां हैं जिसमें हम डायरेक्ट समाज के बीच में जाकर के लोगों की मदद करते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। और अभी लॉकडाउन में भी जब कोरोना का टाइम था तो काफ़ी हमारे वॉलंटियर्स ने बस्तियों में जा कर के टेस्टिंग की थी। हमारे जो SFS के वॉलंटियर्स हैं वो बस्तियों में जा कर के अभी भी पढ़ाते हैं। तो ये जो गलत फहमी है ABVP से रिलेटेड कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल गलत है। ABVP का एक ही एम है, वो है व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण करना। वो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। सो बेसिकली जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं व्यूअर्स, तो क्लियर आप ये समझ लीजिए कि ABVP इज नाइदर पॉलिटिकली एफिलिएटेड नॉर फंडेड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी। ये एक स्टूडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, लार्जेस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट के हित में काम करती है। और इसके यूनिट जो है हर एक कॉलेज में, DU के हर एक कॉलेज में, इनफैक्ट सारे कॉलेज में इंडिया के आपको मिल जाएंगे ABVP का यूनिट, जो कि बेसिकली होता है स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए। इनफैक्ट स्कूल लेवल पे भी मिल जाएंगे ABVP की यूनिट, तो जो कि सीधा उसका काम है कि स्टूडेंट्स को हेल्प करना, कोई दिक्कत ना हो, और एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको ऐसा पॉलिटिकल ना ले। हाँ, मैं ये एग्री कर सकता हूँ कहीं क्योंकि एक्सेप्शंस तो हर जगह हैं, तो किस कॉलेज का कैसा प्रेसिडेंट है, उसकी क्या पर्सनल जो पर्सनालिटी है, उसके कारण थोड़ा बहुत कभी ऐसा हमें देखने को मिल जाता है कुछ चीज़ें। बट ऐसा इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नाइदर पॉलिटिकली एफिलिएटेड नॉर फंडेड। तो ये तो रहा ABVP का। अब फिर हम लोग वापस आते हैं कि जैसा कि आपका लॉकडाउन में 1.5 साल था और आपने, क्योंकि आपको ABVP के कारण बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, एंड इसके लिए आपकी पर्सनालिटी काफ़ी डेवलप हुई आप लोगों की। तो ये बताइए कि मतलब अगर कोई स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर्स का है, फ्रेशर्स है, और उसे अगर फ्रेंड्स बनाना है, इंटरेक्शन करना है, तो उसके लिए क्या आप कुछ बताना चाहेंगे, जैसे कि जिससे कि वो इंटरेक्शन कर पाए, अच्छे से उसका इंटरेक्शन हो पाए, फ्रेंड्स बन पाए, तो कुछ सजेशंस दीजिए। देखिए, जैसे कि मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जो फ्रेंडशिप वगैरह है ना कॉलेज में, वो सबसे पहले क्लास से स्टार्ट होती है ना। और क्लास में जब आप इंडल्ज होते हैं तो आपको कॉलेज के अदर एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता है। आपको पता चलता है कि सोसाइटीज़ हैं, नहीं है, क्लब्स क्या काम कर रहे हैं, कितना एक्टिव है, कौन सा क्लब क्या करता है, क्या सोसाइटी क्या करती है। तो फिर आपका इंटरेस्ट उन सोसाइटीज़ के तरफ भी मुड़ता है, आप थोड़ा सा झुकाव जाता है उन क्लब्स के लिए, फिर आप उन अदर ऑर्गेनाइजेशंस और सोसाइटीज़ में भी जाते हैं। तो ऐसे जब आप अपना नेटवर्क बढ़ाने लगते हैं, जब आप ज़्यादा सोशलाइज़ करने लगते हैं ना अलग अलग ग्रुप्स में, तो अलग अलग ग्रुप्स में जब आपको अलग अलग लोग मिलते हैं तो फ्रेंडशिप अपने आप बढ़ने लगती है। और अगर मैं अपनी दूँगा तो, अगर जैसे गोपाल भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो अगर हम अपनी बात करें तो हमारा थोड़ा सा ये काम भी था, इंटरेक्ट करना। ये सिर्फ हम शौक के लिए नहीं करते थे, हमारा प्रोफेशनली भी हमें इंटरेक्शन करना पड़ता था। ठीक है, अगर आज मन नहीं भी कर रहा है तो भी हमें 50 लोगों से कांटेक्ट करना है, आइदर थ्रू टेक्स्ट और आइदर थ्रू कॉल। ठीक है, तो हमारे पास वो जो भी कॉन्टैक्ट्स थे हमने किया अपनी तरफ से, और इस तरीके से हमारा नेटवर्क ऐसे बन गया। तो कॉलेज में ऐसे नेटवर्क बनाना आज के टाइम पे बहुत ईजी है। आपके पास सोशल मीडिया भरपूर है, आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास तरह तरह की ऐप्स हैं। ठीक है, आप उनसे अपना सोशलाइज कर सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं और फ्रेंड्स बना सकते हैं। इसमें कोई बड़ी दिक्कत की बात मुझे लगती नहीं है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसमें, और आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को? बिकॉज क्योंकि ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, बट रियल फ्रेंडशिप जो है कहीं ना कहीं अब ख़त्म होते जा रही है आजकल। तो ऐसे कैसे मतलब इंटरेक्शन करें, या फिर कैसे फ्रेंड्स बनाएं जो रियल में हो, और कैसे पहचाने? बिकॉज जो बच्चे नए आते हैं कभी कभी तो वो ऐसे फ्रेंड्स में भी फंस जाते हैं, गलत फ्रेंडशिप में, कि फिर उन्हें बाद में ट्रॉमेटाइज हो जाता है, फिर बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, उन्हें मेंटल हेल्थ भी उनका अच्छा नहीं रह जाता, कई ऐसी भी चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर थोड़ा आप इस पे ज़रूर पॉइंट आउट कीजिए कि कैसे अच्छे लोगों से दोस्ती करें, लाइक माइंडेड पीपल से, एंड रियल फ्रेंडशिप हो पाए, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है?
मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी दोस्ती होती है वो आपकी सोसाइटीज़ के थ्रू होती है। क्लासेस के थ्रू इतनी नहीं हो पाती, क्योंकि क्लासेस जो है वो बच्चा अपनी इंटरेस्ट से, हर कोई अलग अलग फील्ड से आता है, अलग अलग बैकग्राउंड होता है, तो वहाँ पर आप रिलेट नहीं कर पाते। लेकिन सोसाइटी होती है वो आप खुद चूज़ करते, तो आप एक दूसरे से रिलेट कर सकते हो। एक दूसरे के जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस है और जो आप सभी को पसंद है वो चीज़ कॉमन है, तो इससे एक सेंस ऑफ फैमिलियरिटी हो जाती है आपके बीच, और इससे दोस्ती जो है मैं मानता हूँ कि काफ़ी गहरी हो सकती है। जैसे मैं अब एनएसएस में रहा हूँ 2 साल, तो एनएसएस में क्या है, सभी जो है उस बैकग्राउंड के लोग आते हैं जिन्हें सोसाइटी के बीच में जाके लोगों की हेल्प करना या सोसाइटी के लिए कुछ काम करना अच्छा लगता है। तो हम सभी आपस में रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि सभी को वो काम करना पसंद है। मतलब वहाँ पर हमारे बीच कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होती, विचारों की या व्यवहार की कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होती। तो भैया ये बताइए, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ड्यू में आते हैं वो आउटसाइड ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, आउट स्टेशन स्टूडेंट्स दूसरे स्टेट से ज़्यादा लोग आते हैं, और सबसे बड़ा दिक्कत होता है जो आउट स्टेशन स्टूडेंट्स का ये कि एकोमोडेशन, रहने का जगह, दूसरा फूड, और उसके बाद तीसरा ये कि उन्हें ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो उन्हें मैनिपुलेट कर देते हैं, और जो सीधे साधे बच्चे होते हैं कई बार फंस जाते हैं। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। तो इन तीनों पे आप थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे स्टूडेंट्स अवेयर रहें एंड क्या एकोमोडेशन वगैरह का सीन होता है, कैसे बचना चाहिए ब्रोकर्स से, और क्या फूड वगैरह का तो सीन है, कैसे क्या, तो इस पर थोड़ा सा ब्रीफली आप बताएं स्टूडेंट्स को। इसमें जो आउटसाइडर्स हैं ना, इसमें सबसे बड़ी हेल्प उनके सीनियर्स कर सकते हैं। और अगर हमने, मतलब जब मैं एक्टिव था कॉलेज में, जब मैं कॉलेज में था, तो हमने काफ़ी ऐसे काम किए और काफ़ी ऐसी ड्राइव्स हमारी रहीं जिसमें हम आउटसाइडर स्टूडेंट्स के लिए एकोमोडेशन वगैरह अरेंज करवाना। और दूसरी चीज़, जब स्टूडेंट्स बाहर से आ रहे हैं ना, तो उन्हें थोड़ा लीगली भी अवेयर रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो ओनर्स होते हैं, जो कई बार पीजी के ओनर्स या फ्लैट के रूम के ओनर्स होते हैं, वो कई बार मैनिपुलेट इतना गंदा कर देते हैं कि स्टूडेंट जो है डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो उसको लीगल अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे क्या बॉन्ड उसने साइन किया, उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो फूड के बारे में है, तो खुद के बनाए खाने से बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता है, बट स्टिल आप बेटर ऑप्शंस अपने आसपास ढूंढ सकते हैं। ठीक है। आप शेयरिंग में रह सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और काम डिवाइड कर सकते हैं, जो कि थोड़ा ईजी रहने वाला है। तो बाकी यही है, और ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये करने से इससे बचा। बस यही मेरा मानना है कि लीगल अवेयर रहें और सीनियर्स की हेल्प लें। सबसे पहला पॉइंट यही है कि सीनियर्स की हेल्प लें अपने। गोपाल भैया, क्या आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? बस ये तो कहने का मतलब ये कि आपको सीनियर्स के साथ कांटेक्ट में बनाना है। अगर आप न्यू आ रहे हो तो सबसे पहले कॉलेज जाओ एंड ट्राई टू फाइंड आउट सम सीनियर्स, और सीनियर्स जेन्युइनली हेल्पफुल होते हैं, वो आपकी हर तरह से मदद कर देंगे, किसी भी सिचुएशन में आपकी मदद कर देंगे। एंड ये तो बिल्कुल सही बात है कि अवेयर रहना पड़ेगा आपको, कहीं पे भी जा रहे हो। अब इतने आप मैच्योर अपने आप को बनाओ कि आप कॉलेज में आ गए हो, तो अवेयर रहो कि कहीं पे आपको कोई मूर्ख ना बना दे, मैनिपुलेट ना कर दे, इमोशंस को कंट्रोल करके रखो, एंड बाकी चीज़ें आप एक्सपीरियंस के साथ खुद ही सीखते चले जाओगे। बस ये है कि अवेयर रहना है एंड सीनियर्स के कांटेक्ट में रहना है, जिससे कि वो काफ़ी हेल्प कर देंगे हर एक चीज़ को लेकर के। पीजी वगैरह में आपको ये है कि एक्सपेंसिव मिलता है, तो आप फ्लैट ले सकते हो, शेयरिंग में रह सकते हो। फूड आप बेटर हो कि खुद से बना लो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप टिफिन सिस्टम भी लगा सकते हो, आपको ये सब ट्राई करना पड़ेगा। तो बस ये है, बाकी ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो नेक्स्ट भैया ये बताइए कि कॉलेज में आपका जो एकेडमिक्स की बात की जा रही है, तो एकेडमिक्स से क्या सपोर्ट मिलता है कॉलेज में? क्या वो जो टीचर्स पढ़ाते हैं उससे सफिशिएंटली आप पास हो जाते हो, या फिर कोई अदर सोर्स लेना पड़ता है पढ़ने के लिए, ट्यूशन या फिर कुछ अदर ऐसे मटेरियल्स पढ़ने के लिए? इस पे तो ज़्यादा बेहतर गोपाल भाई बता पाएंगे। देखो, हर डीयू स्टूडेंट के लिए जो सबसे बढ़िया सोर्स होता है पढ़ने का, वो एकमात्र यूट्यूब वीडियोस ही होती है। सही पकड़े हैं। कॉलेज से जो है मिलता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्लास रेगुलरली अटेंड नहीं कर पाते, जिनसे उनका सिलेबस काफ़ी लैग रहता है। और जो कॉलेज स्टूडेंट है, वो एक टेंडेंसी है कि वो इतने पंक्चुअल नहीं होते, तो आखिर में जो अल्टीमेट सोर्स होता है एग्ज़ाम के लिए, वो यूट्यूब वीडियोज़ ही होती है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि 80-90% स्टूडेंट्स से अगर आप पूछें कि आपका सोर्स क्या होगा, आप किस वजह से पास है, तो वो एक ही चीज़ को क्रेडिट देंगे, और वो है यूट्यूब वीडियोज़। सो बेसिकली कॉलेज में ये है कि आपको
यूट्यूब वीडियोस देखना पड़ेगा अगर आप अच्छे से एग्जाम पास करना चाहते हो या फिर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना चाहते हो, बिकॉज ये सब जानते हैं और ये भी आप पहले से प्लान करके आओ। अगर आप अभी तक नहीं जानते हो तो इस चीज़ से अवेयर हो जाओ। ये भी है, मैं बताना चाहूँगा कि जब क्लासेस होते हैं तो हम क्लासेस में पढ़ते नहीं हैं, बट फिर जो स्टडी मटेरियल होता है जब एग्जाम टाइम में उसको पूरा एनालाइज करने का टाइम नहीं रहता है, तो एकमात्र जो ऑप्शन बचता है ना वो यूट्यूब बचता है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, बट क्योंकि हम पूरे स्टडी मटेरियल को एनालाइज नहीं कर सकते ढंग से, ना उसे पूरा पढ़ सकते हैं। अब मेरे पास एक 570 पेज की PDF है, मेरा अगले दिन एग्ज़ाम है, तो मैं 570 पेज की PDF पढ़ने तो बैठूंगा नहीं। तो जाहिर सी बात है कि मैं कोई वीडियो यूट्यूब पे चलाऊंगा जिसको 2x पे लगा के देखूंगा और 3-4 वीडियो करके मैं अपना पेपर प्रिपेयर करूंगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो बेसिकली अगर आप बिल्कुल डेली पढ़ोगे तो आपको तो कॉलेज बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ाएंगे, प्रोफेसर अच्छे होते हैं, काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं। लेकिन अगर आप वैसे स्टूडेंट्स हो जो अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, सोसाइटीज़ में ज़्यादा एक्टिव हो, अपने कुछ अदर इंटरेस्ट को परस्यू कर रहे हो और लास्ट मोमेंट पे एग्जाम पास करना है अच्छे मार्क्स से, तो फिर ओनली वन सोर्स इज यूट्यूब, जो कि बेस्ट ऑप्शन होता है, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते हैं। तो और बाकी ये बताइए कि कॉलेज जर्नी में ऐसा कोई आपका इंसिडेंट हो जो आप बहुत चेरिश करते हो, मेमोरेबल हो? मेरे तो बहुत सारे हैं, मतलब कोई एक ऐसा कि सबसे बड़ी जो मेरी कॉलेज लाइफ की एक मैं हाईलाइट अगर मैं बोलूँगा तो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना था मतलब NCC की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली कि मैं जाके अपना कल्चर और अपनी एथनिसिटी और अपने ट्रेडिशंस को और अपने जो भी हमने सीखा है, जो भी हमारी ट्रेनिंग हुई है उसको रिप्रेजेंट करूं। तो इट्स वन ऑफ माय बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ माय कॉलेज जर्नी। और ऐसे बहुत सारी मतलब क्या है कि एक चीज़ सीखने को मिली है कि आप जब भी जितना काइंड रहेंगे ना आप उतना ज़्यादा मैनेज कर पाएंगे चीज़ों को। मैनेज इन द सेंस कि आप कनेक्शंस अच्छे बना पाएंगे, आप प्यार इज्जत ये सब कमा पाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको काइंड होना पड़ेगा और डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा, तो आपके कॉलेज जर्नी के ना बहुत सारे हाईलाइट्स ऐसे अपने आप ऐड होते चले जाएंगे। भैया एक डाउट रहता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे लोग मुझसे भी कई बार पूछते हैं तो कि NCC एक्चुअल में होता क्या है और NCC के क्या बेनिफिट्स हैं? क्या ये सिर्फ कॉलेज लाइफ तक ही सीमित रहता है कि 3 साल के कॉलेज में आपने कड़ी मेहनत की और NCC में आप वो जो यूनिफॉर्म होता है उसके लिए सिर्फ जा रहे हो, या फिर इसके फ्यूचर में कुछ प्रोस्पेक्ट्स होते हैं क्या? मतलब इसको करके फिर आगे भी कुछ बना जा सकता है, कुछ कैरियर से ऑप्शन हैं, या फिर ये सिर्फ इंटरेस्ट और डिटर्मिनेशन के लिए सिर्फ फॉलो करते हैं? इसके बारे में थोड़ा आप बताएं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। एक सोसाइटी की तरह ले लेते हैं लोग NCC को, तो NCC बेसिकली है क्या? थोड़ा इसको आप डिस्क्राइब करें। सबसे पहली बात तो कि NCC एक रेगुलर कॉलेज सोसाइटी नहीं है, ठीक है। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। और दूसरी चीज़ कि NCC में ज्वाइन, मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मेरा एकदम बहुत रैंडम ये स्टेप था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूंगा, और कॉलेज में आया तो जब वो यूनिफॉर्म का वो क्रेज़ रहता है, ठीक है। अभी हाँ, अगर एज अ प्रोफेशनल हम बात करें तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं। आपको मिलिट्री सर्विसेज में और जितनी भी पुलिस सर्विसेज और डिफेंस सर्विसेज होती हैं इसमें आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। आपके पास C सर्टिफिकेट है अगर, या B सर्टिफिकेट है अगर। दूसरी चीज़, आपको जो यहाँ पे जो ट्रेनिंग के साथ जो स्किल्स इम्बाइब करवाई जाती है ना, वो शायद ही कोई दूसरी सोसाइटी या शायद ही कोई दूसरी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन करवाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो आप बाकी कॉलेज स्टूडेंट्स को अलग रख दीजिए और आप NCC कैडेट्स को अलग रख दीजिए, वो एकदम आपको अलग दिखेंगे। डिसिप्लिन्ड होते हैं, वेल साउंड होते हैं, वेल माइंड होते हैं और अटेंटिव होते हैं। और दूसरी चीज़ की यूनिफॉर्म्ड होते हैं, वो थोड़ा सा मेंटली यूनिफॉर्म्ड रहते हैं। आप थोड़ा ये ज़रूर बताइए B सर्टिफिकेट C सर्टिफिकेट ये क्या होता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, थोड़ा मतलब ये एक्सप्लेन करें। जैसे हम कुछ भी चीज़ सीखते हैं ना तो हम एक लेवल होता है, हम लेवल पार करते हैं। तो सबसे पहले हम स्कूल लेवल पे A सर्टिफिकेट पार करते हैं, बट क्योंकि कॉलेज है तो कॉलेज में A लेवल होता नहीं है, A सर्टिफिकेट होता नहीं है, तो हम सीधा B से शुरुआत करते हैं। पहले हम 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद B सर्टिफिकेट होता है, फिर 1 साल की और ट्रेनिंग के बाद C सर्टिफिकेट होता है। तो ये प्रॉपर जो 3 साल का आपका कोर्स होता है NCC का, जो ट्रेनिंग होती है बेसिकली, इसमें आपको B और C सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें ग्रेड्स मिलते हैं, A ग्रेड, अल्फ़ा ग्रेड या B ग्रेड, ठीक है, या C ग्रेड। तो A और B ग्रेड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो A और B ग्रेड के लिए ट्राई करिए, और इसके बाद वाले ग्रेड से कोई ज़्यादा बेनिफिट है नहीं।
और ए ग्रेड और बी ग्रेड वालों को ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या हैं? बेनिफिट्स ये है कि आपको रिटन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा डिफेंस सर्विसेज के ऑफिसर लेवल एंट्री के लिए। और अगर आप नॉन ऑफिसर एंट्री भी अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपको रिटर्न नहीं देना पड़ेगा और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं उसके लिए, क्योंकि आपने बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग पहले ही से ही ले रखी है। तो जाहिर सी बात है वो जो मिलिट्री सर्विसेज हैं वो भी चाहेंगे कि आप उनके साथ आकर के कंटिन्यू करें, ताकि जो आपने सीखा है वो वहाँ पे यूज़ किया जा सके। तो बेसिकली एनसीसी जो है आपने समझ लिया होगा क्या है एंड इसके बेनिफिट्स हैं एंड क्योंकि आप डिफेंस में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो, आपको डिसिप्लिन चाहिए, आप अपने लाइफ में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, तो बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट करेगा। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये सिर्फ मिलिट्री के लिए नहीं है। अगर आप एक अच्छा इंसान भी बनना चाहते हैं, पर्सनली अगर आप अपने आप को वेल मेंटेन रखना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हैं, तो एनसीसी से बेटर कोई ऑप्शन मेरी नज़रों में नहीं है। तो जैसा कि समझ गए होंगे आप लोग कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, डिसिप्लिन है, ये सब चीज़ें हैं जो काफ़ी बेनिफिट्स हैं और बाकी अदर बेनिफिट्स तो हैं ही है जैसे कि बताया भैया ने। तो बाकी गोपाल भैया आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट कॉलेज का आपका, जैसे कि प्रखर भैया ने बताया? मेरे लिए जो सबसे मेमोरेबल मोमेंट था वो था यूनिट डिक्लेरेशन का दिन, जिस दिन मुझे जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो हमारी यूनिट थी ARSD कॉलेज की, उसमें जो है सचिव का दायित्व मिला था और मैं काफ़ी खुश था उसे लेकर के। और ये मेरी काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि इतनी बड़ी जो है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना कॉलेज लेवल पे, ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी और जिससे मैंने आगे चल कर के पूरी तरह निभाने की कोशिश की। आप अगर अपने जूनियर सेल्फ, जैसे कि अगर आप अभी पास आउट हो गए हो और आप किसी जूनियर जो आने वाले हैं उनको क्या मतलब एडवाइस देना चाहोगे कि वो एकेडमिकली बढ़िया कर सकें और बैलेंस भी चलें, मतलब एक मतलब जो उनका सोशल लाइफ वो भी बैलेंस हो और एकेडमिक्स भी अच्छे से कर पाएँ, तो क्या उन्हें फॉलो करना चाहिए? ब्रीफली आप एक्सप्लेन मतलब बता सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि एकेडमिक्स को प्रायोरिटी ज़रूर रखें। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ मौज मस्ती में कट जाएगा तो निकल जाएंगे। एकेडमिक्स आगे मैटर करेंगे, चाहे वो आपके आगे के एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो आपके हायर स्टडीज़ हों। हर जगह का एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट हो रखा है। अगर आप उस मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं तो आपके 3 साल बर्बाद हैं। आपने कितना भी सोसाइटी में क्यों ना डेवलप किया हो, आपने कुछ क्यों ना किया हो, ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल नोट मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर आपके अंदर वो कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स नहीं है ना, जिसको लेकर के आप अपने लाइवलीहुड को सस्टेन कर सकते हैं, तो आपको एकेडमिक्स को प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी, मेरा ये मानना है। तो सिंपल नोट में बहुत ही प्रैक्टिकल ये है कि आपको अपने एकेडमिक्स, क्योंकि आप पढ़ने आए हो ड्यू में, मेन तो मकसद ये है ना कि आप ड्यू में क्या है, पढ़ने आए हो, तो पढ़ाई को मत भूल जाओ। आप स्टूडेंट हो, पढ़ने आए हो, बेटर एजुकेशन लेने आए हो एक प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में ड्यू में, तो पढ़ाई सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अपने आप को सेल्फ डेवलप करना है, एक्सप्लोर करना है, जिसमें आप सोसाइटीज़ का हेल्प लेके उन्हें ज्वाइन कर सकते हो और अपने आप को एक्सपोजर से दे सकते हो और आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एंड बाकी अपने हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप न्यू सिटी में आए हो तो वो भी ध्यान रखना है। तो ये जरूर को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाकर शेट ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। तो हम लोग आ चुके हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे सोशल लाइफ के बारे में कॉलेज में। तो स्टार्ट करते हैं प्रखर भैया से। तो प्रखर भैया आप बताइए कॉलेज में कैसा आपका सोशल लाइफ था, थोड़ा इसके बारे में ब्रीफली बताइएगा। हेलो अभिषेक, और दोबारा आपके व्यूवर्स को एक बार फिर से हेलो। तो टॉकिंग अबाउट माय सोशल लाइफ, शायद मैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे 3 साल में जितना सोशलाइज़ मैंने किया है शायद ही किसी ने सोशलाइज़ किया होगा मेरे बैच से या मेरे जूनियर्स में से किसी के बैच से, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जितने ज़्यादा लोग मिले उतने ज़्यादा हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिली, उतनी ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ देखने को मिली, और ये भी पता चला कि कितने सारे ओपिनियंस हो सकते हैं एक ही चीज़ के ऊपर। और बाकी अच्छा था एक्सपीरियंस, नए नए लोगों से मिलना, नए नए लोगों से सीखना, मस्ती करना उनके साथ। मतलब कि आपने काफ़ी ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट किया, आपको ओपिनियंस के बारे में पता चला कि लोगों के ओपिनियंस कितने होते हैं, मतलब ओवरऑल पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट में आपका इंपॉर्टेंट। और गोपाल भैया आपका सोशल लाइफ कैसा रहा है कॉलेज में 3 साल में? मेरी भी सोशल लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही, काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव रहा। और क्योंकि मैं कई सारी सोसाइटीज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया है, तो उससे अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलना हुआ, उनसे बात करना हुआ, और मैंने भी खुद को बहुत अच्छे से ये 3 सालों में खुद को सोशलाइज़ किया है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सोशल। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि कॉलेज में जैसे ही स्टूडेंट्स आते हैं तो एक टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा मतलब
लोगों के बीच में सर्कुलेट होता है वो है रिलेशनशिप। ये वर्ड आपने जब भी आप कॉलेज में आए होंगे उसके बाद से ये वर्ड तो काफी सुनने को मिला होगा कि इसका रिलेशनशिप ये हो गया, इसका ब्रेकअप हो गया। मतलब ओवरऑल रिलेशनशिप जो वर्ड है 3 साल के अंदर अंदर घूमते रहता है काफी। तो आपका क्या स्टेटस रहा है कॉलेज में रिलेशनशिप में? मेरा मिक्स स्टेटस रहा है। झूठ नहीं बोलूँगा, स्टार्टिंग के जो पहला साल था उसमें मैं सिंगल था, बाकी के 2 साल में सिंगल नहीं था। और ठीक अच्छा था एक्सपीरियंस तो क्या मतलब जो भी था अच्छा था, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला और काफ़ी कुछ नई चीज़ें पता चली। और अपार्ट फ्रॉम कि ऐसा होता है ना कि कुछ आपकी लाइफ में पहली बार होता है तो आप नई चीज़ सीखते हैं, एक नया चीज़ आपको एक्सपीरियंस होता है। तो समझ रहे हो आप? तो पहली बार था, कुछ ठीक था। तो गोपाल भैया आप बताइए कैसा आपका रिलेशनशिप स्टेटस था इन 3 सालों में? मेरा रिलेशनशिप स्टेटस 0 था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हो नहीं पाया कुछ। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये कोई कंपल्शन नहीं है और हमें लाइक पीयर प्रेशर में आकर के कोई ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अपना समय लेना चाहिए। अगर नेचुरली कुछ हुआ तो अलग बात है, लेकिन हमें इसके लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने चाहिए और बाकी चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए इस चीज़ को लेकर के। तो कहने का मतलब ये कि आप भी कॉलेज में आएंगे या फिर हैं आ चुके फर्स्ट ईयर्स में हैं, तो आप इसको इतना ये न लीजिए, इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन या फिर कोई नेसेसरी नहीं है। अगर नेचुरली आपको इंड्यूस करता है तो ठीक है, अदरवाइज इट्स नॉट द कंपल्सन। सिंगल लोग काफ़ी हैं, खुश हैं, इनफैक्ट खुश हैं। तो उसमें ये नहीं है। बट प्रखर भाई ये बताइए उन लोगों को थोड़ा गाइड कीजिए जो अभी कॉलेज में आने वाले हैं या फिर फर्स्ट ईयर्स में हैं, कि कैसे मतलब वो एक होता है ना, जैसे कि आप कॉलेज में आप जा रहे हो, आसपास का सराउंडिंग है, जैसे कि बच्चे दिल्ली में आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, वहाँ पे उतना ये सब चीज़ें नहीं होती है, रिलेशनशिप काइंड ऑफ स्टफ्स वहाँ उन्हें देखने को नहीं मिलता है। जैसे ही वो दिल्ली में आते हैं, यहाँ पे सड़क से लेके मेट्रो और कॉलेज तक में, कॉलेज कैंपस में वो कपल्स को देखते हैं आसपास में, तो उनसे क्या होता है कि उनके दिमाग में डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हो? ऐसा ये होता है कि इनसिक्योरिटीज भी होने लग जाती हैं लोगों की, मेरे पास भी होना चाहिए कोई। तो इससे कैसे वो फाइट करें और इसमें क्या आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। लोगों को? अब ये सबकी पर्सन टू पर्सन प्रायोरिटीज़ हैं, कोई कितना ज़्यादा तड़प रहा है ये उसके ऊपर भी मतलब डिपेंड करता है। और दूसरी बात कि ऐसे किसी को देख करके अगर इनसिक्योरिटी और ऐसा हो रहा है तब तो बिल्कुल ना करें ये सब, है ना। जैसा गोपाल ने भी कहा कि अगर कुछ नेचुरल है तो उसको गो विद द फ्लोर जाएं उसके साथ, अदरवाइज नहीं। और कॉलेज में आए हैं तो पहले अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे ज़्यादा ध्यान रखें और खुद की पर्सनैलिटी को ज़्यादा ग्रूम करने का सोचो, और उससे बड़ी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। और मोटिवेटेड रहें कि आपको अपने लिए और आपके पीछे फैमिली जो है आप छोड़ के जिसको आए हैं उसके लिए आपको कुछ करना है। तो कहने का मतलब ये कि आपको सबसे पहले सेल्फ ग्रूमिंग पे ध्यान देना है, आपको इनसिक्योर नहीं होना है आप, और अपने आप को देखना है कि किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, क्या चीज़ें हैं, धीरे धीरे आप सब समझ जाओगे। और किसी चीज़ की नेसेसिटी नहीं होती है, वो अपने आप नेचुरली होता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको स्ट्रेस नहीं लेना है उसके बारे में। अच्छा हमको सिखा रिया है। तो कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, गोपाल भैया ये बताइए कि जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि फाइनेंसेस का है कि बच्चे बाहर से आ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हो रही है यहाँ पे, और बच्चे क्या होते हैं कि फ्रेंड्स सर्कल में जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो मैनेज नहीं कर पाते हैं फाइनेंसेस को। तो उसके बारे में क्या आप टिप्स दीजिएगा? सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि हम किस बैकग्राउंड से आते हैं और उस हिसाब से जो अपने एक्सपेंसेस हैं उन्हें करना चाहिए। साथ ही कॉलेज के साथ साथ हम बहुत सारी इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, बहुत सारे दूसरे काम भी कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, और अलग अलग सोर्सेज देख सकते हैं जिससे हम कुछ पैसे कमा पाएँ और उस हिसाब से फिर हम उसे जो है एक्सपेंड करें। कोई अपने घर वालों के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन ना लगाए या कंपल्शन ना लगाए कि फालतू आपके खर्चे वो उठाएं, ठीक है, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो। ओवरऑल बहुत सही गोपाल भैया ने बताया कि इंटर्नशिप करना जरूरी है। आपको सबसे पहला तो ये है कि, और ध्यान रखिए, प्रखर भैया ने मुझे कोई बात कही थी और फिर से मैं चाहता हूँ कि आप रिपीट करें उस बात को। अभिषेक, जैसा यही कि गोपाल ने मेंशन किया इंटर्नशिप का, तो मैं कहूँगा कि अनपेड इंटर्नशिप ना करें। और ले दे के कहने का टैगलाइन क्या थी? मेरा टैगलाइन ये था कि भाई फ्री में गधा मजदूरी मत करना।
तो फ्री में गधा मजदूरी नहीं करना है, इसको ध्यान रखिएगा प्रखर भैया की इस बात को। आपको जेन्युइन इंटर्नशिप्स ट्राई करनी है। इंटर्नशिप में भी बहुत स्कैम होते हैं। जैसे ही आप फर्स्ट ईयर्स में एंटर करोगे, कॉलेज में ग्रुप ज्वाइन करोगे, तो बहुत सारे ऐसे मैसेज आएंगे, बहुत सारे स्ट्रेंजर्स के मैसेज आपको डेली मिलने स्टार्ट हो जाएंगे कि हाय आई एम दिस डैट, मतलब वो DRDO के साइंटिस्ट के साथ मिलकर कोलैब कर रहे हैं, दिस डैट, ऐसे बहुत सारे मैसेज आएंगे। बट उन सब में नहीं फंसना है, वैसी इंटर्नशिप नहीं करना है, वो सब स्कैम होती है और आपसे बेसिकली वो सेल करवाती हैं चीज़ें, तो उसमें कुछ आपका स्किल्स नहीं गेन होता है। आप ऐसी इंटर्नशिप करें जिसमें आपका कोई स्किल जो है आपको डेवलप हो, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, इस टाइप की चीज़ें वो कर सकते हैं आप, और वो आप फ्री में भी कर सकते हैं। बट ट्राई कीजिए कि पेड हो। आप जो बेटर होती है कि पेड इंटर्नशिप करें जहाँ पे आपको कुछ हेल्प मिले। बाकी स्किल्स आप सीखिएगा, उसके बाद पेड आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा अभिषेक, कि अपने औकात के बाहर वाली बंदी या अपने औकात के बाहर वाले दोस्त ना पटाएं, ना ही दोस्त बनाएं, और ऐसे दोस्त बनाएं जो आपकी कंडीशंस को समझें, और हर जगह जब पर्स खुले तो सबका पर्स खुले, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। और आप कई बार होता है कि हम हेजिटेट कर जाते हैं सामने में, कि ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमें उस टाइम पे होता है, तो इसलिए आप ऐसे सर्कल चूज करें कि आपका सिचुएशन वहाँ पे खराब ना हो, आपकी फाइनेंसेस वहाँ नहीं बिगड़ जाए, क्योंकि सोशल सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या करवा देती हैं आपसे वो, तो ध्यान रखिए कि ऐसा सर्कल बनाना है। तो इंटर्नशिप की बात तो वही फाइनल हो गई कि इंटर्नशिप करना है, जेन्युइन इंटर्नशिप करना है, फेक स्कैम से बच के रहना है, एंड स्किल डेवलप करना है। फिर आपको पेड इंटर्नशिप मिल जाएंगी, या तो कॉलेज के प्लेसमेंट सेल से ले सकते हो, या फिर इंटर्न साल जैसी वेबसाइट अवेलेबल है वहाँ से कर सकते हो। पैसा ही पैसा होगा। प्रखर भैया, अब बात करते हैं जैसे कि आपने बताया वही सोशल वाला। तो कई बार होता है कि हम फ्रेंड्स बनाना काफ़ी ज़रूरी है, ये हम लोग सब जानते हैं, और आप लोगों ने इसके बारे में बताया भी। तो कई बार फ्रेंडशिप के चक्कर में हम ऐसे लोगों से मिल जाते हैं ना, जो टॉक्सिक होते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं, और वो हमें ट्रोमोटाइज कर देते हैं। तो कैसे उन्हें अवॉइड करें और आइडेंटिफाई करें? देखो, सबसे पहले अगर आप कुछ भी ऐसा आपको आइडेंटिफाई होता है कि जो भी आपका फ्रेंड है वो टॉक्सिक है, तो आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके अपनी बात रखिए, और ऐसा मत समझिए कि सिर्फ वही लोग हैं, क्योंकि कॉलेज काफ़ी बड़ा है, आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अच्छे और नए दोस्त जो है ढूंढ सकते हैं अपने लिए। तो हमें ऐसा नहीं है कि जो चल रहा है उसे चलते रहने देना चाहिए, हमें अपना स्टैंड लेना चाहिए। प्रखर भैया, ये बताइए क्या क्या ऐसी मतलब हुए जो आइडेंटिफाई कैसे करें उन्हें? आइडेंटिफाई तो हो जाता है जब कोई मेंटली या कोई अपने प्रोफेशनल ग्रोथ में जब कोई ऑब्स्टेकल बनने लगता है ना, तो वही आइडेंटिफिकेशन होती है, इससे बड़ी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। दूसरी बात कि बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सामने वाले से बी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई तेरी वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं, ना ही मुझे होनी चाहिए ना ही तुझे होनी चाहिए। और दूसरी बात कि अगर आप नहीं हो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड, भैया कॉन्फिडेंस नहीं है, फटती है सामने वाले से बोलने में, तो ऐसा कीजिए कि भाई खुद से अवॉइड करना शुरू कर दीजिए, है ना। खुद से अपना कट रहे हैं धीरे धीरे, तो एक फेज ऐसा आएगा कि आप अवॉइड कर लेंगे सक्सेसफुली। क्या बढ़िया था गुरु। मतलब आप कहने का मतलब यही है कि आपकी ग्रोथ में अगर वो हार्डल डाल रहे हैं, या फिर आपके पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ में अगर वो रुकावट बन रहे हैं, किसी से आपको दिक्कत हो रही है, तो वो टॉक्सिक पीपल हैं, तो उनसे आपको अवॉइड करना है। हालांकि उनसे ज़्यादा डिस्कशन ना करें, बिकॉज वो समझदार होते तो आपकी ग्रोथ में हार्डल नहीं बनते हो। तो बेटर होगा कि आप उन्हें अवॉइड करें, इग्नोर करें, मूव ऑन कर जाएं। बहुत सारे लोग मिलेंगे, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो ये तो हमारी हो गई कि कैसे टॉक्सिक सिटी से हमें बचना है। दूसरी बात आगे बढ़ते हैं, और ये है कि कॉलेज लाइफ जो है सोशल लाइफ होती है, फ्रेंड्स बनते हैं, आपको चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और साथ ही साथ हर एक चीज़ को मैनेज करके लेके चलना होता है। तो प्रखर भैया, ये बताइए कि जैसे मैनेजमेंट में बहुत बच्चे जो हैं वो पीछे रह जाते हैं कई बार वो किसी चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करके एक बैलेंस नहीं बनाते हैं। कभी बहुत ज़्यादा दोस्ती में ही इन्वॉल्व होंगे तो पढ़ाई तो भूल ही जाते हैं। कई बच्चे हैं पढ़ाई में ही बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वो सोशल नहीं ज़्यादा हो पाते हैं। तो एक बैलेंस कैसे बनाएं, मैनेजमेंट कैसे करें? यार सबसे बड़ा मैंने भी ये पर्सनली बहुत फेस किया कि मैनेजमेंट वाला जो सीन होता है बहुत, मतलब कई बार कई ज़्यादा दिक्कतें निकाल देता है, खड़ी कर देता है। तो इसमें ये करना है ना कि जैसे हम बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, हमें दोस्ती भी निभानी है, हमें पढ़ाई भी करनी है, भाई बंदी भी है जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप, है ना। टाइम बराबर देना है, और सुबह के नाश्ते से लेकर के रात का खाना बंदी का एकदम टाइम टू टाइम चेक भी करना है। तो इसमें ये करना है ना हमें कि हमें देखना है कि यार उस टाइम पे हमारी प्रायोरिटी होनी क्या चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि यार मेरी प्रायोरिटी अभी जो है, अब पेपर आने वाले तो मेरे को पढ़ना ज़रूरी है ना, नहीं पढ़ूंगा तो फेल वेल हो जाऊंगा तो बंदी भी लात मार देगी वाह क्या सीन है। जॉब भी प्लेसमेंट भी नहीं लगेगी,
तो प्रायोरिटी मेरी पढ़ाई है। दूसरी चीज़, अब जैसे मेरी प्रायोरिटी है भाई कि मैं सोसाइटी के काम में रहूँ, तो सोसाइटी के काम में रहूँ। ऐसा नहीं होता है कि 24 घंटे में आपकी, अगर आप 6 चीज़ों में इन्वॉल्व हो तो 6 को आप बराबर प्रायोरिटी दोगे, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, ना आप कभी कर सकते हो। आपको 6 में से लिस्ट बनानी है कि भैया मेरी पहली प्रायोरिटी इस टाइम पे ये है। हर टाइम की अलग अलग प्रायोरिटी होती है ना, हर हफ्ते की अलग अलग प्रायोरिटी होती है, हर महीने की अलग अलग प्रायोरिटी होती है। इस तरीके से बहुत ईजी रहेगा। मैं भी ऐसे ही करता था। जब मुझे लगता था कि यार अभी एनसीसी को प्रायोरिटी देनी है तो मैं एनसीसी को देता था। जब मुझे लगता था कि यार अभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स और एबीवीपी ये सब करना है, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए कुछ करना है, तो मैं उसको प्रायोरिटी देता था। इस तरीके से कर सकते हैं मैनेजमेंट, और इसका मेरे को नहीं लगता, ना ही मैंने कभी कुछ सोचा दूसरा तरीका भी हो सकता है मैनेजमेंट करने का। बाकी सब लिखने पढ़ने वाली बातें हैं। बेसिकली आपको अपना टाइम को डिवाइड करना है। हर एक टाइम में अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं, हर एक मंथ की अलग प्रायोरिटीज होती हैं, उसके हिसाब से सेट करना है कि अभी के लिए मुझे क्या जरूरी है, अभी के लिए क्या अर्जेंट है, उसके हिसाब से देखना है। बाकी इसके बिना काम नहीं चल सकता हाँ, इस मोमेंट पे। तो उसको देखना है। ऐसे सच कोई थ्योरेटिकल चीजें नहीं है कि उसको आप प्रॉपर फॉलो करोगे, वो सब कहीं सुनी बातें हैं। रियल लाइफ में यही होता है कि अभी के टाइम पे प्रेजेंट सिनेरियो में जो रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए चलना है और उसके हिसाब से प्रायोरिटाइज करना है, और धीरे धीरे आप खुद भी समझ जाओगे इन चीज़ों को। तो गोपाल भी आप बताइए कि जैसे कि आप तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करना आपको ये था स्टार्टिंग से ही, आपका कोर्स भी ऐसा चूज किया, तो आपने कैसे प्रायोरिटाइज किया चीज़ों को? आपका पर्सनल ये पूछ रहा हूँ कि कैसे प्रायोरिटाइज किया चीज़ों को आपको कॉलेज में? देखिए, लॉन्ग टर्म गोल तो जैसे मेरा था कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, तो उसी के लिए, उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए आप छोटे छोटे टारगेट्स बना सकते हैं डेली, और आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, अच्छे से मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। और जो कॉलेज का एकेडमिक्स है वो तो आराम से हो ही जाता है। अगर आप खास करके अगर आप बीए प्रोग्राम या फिर ह्यूमैनिटीज़ से हैं तो काफ़ी अच्छे से टाइम जो है मैनेज हो जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए। भैया टाइम तो मिल जाता है पढ़ने के लिए, बट बच्चे मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा उस पर आप लाइट कीजिए कि कैसे वो मैनेज कर पाए। देखिए, इसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आपको क्लियर करना है तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एंड मोमेंट पे पढ़ेंगे और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों आपको साथ लेके चलने हैं, तो इसके लिए आप डेली टारगेट बना सकते हैं। हाँ, अगर आप कॉलेज सेमेस्टर एग्ज़ाम का 1 महीना पहले भी पढ़े तो भी वो मोर देन इनफ सफिशिएंट है। मैं भी हिस्ट्री उसकी बात कर रहा हूँ, बीए प्रोग्राम की। बाकी जो बीएससी वगैरह वाले वो तो डेली थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। पहले भी पढ़ सकते हैं। हाँ, हिस्ट्री ऑनर्स का भी ऐसा ही है। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप डेली छोटे छोटे गोल्स बनाइए। स्टार्टिंग में हो सकता है आप थोड़ा कम पढ़िए, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके अपने जो गेयर चेंज करते रहिए, और जिससे लास्ट में आपको जो है परेशानी ना हो। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि सेमेस्टर एग्जाम्स आर नॉट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सेमेस्टर एग्जाम आप 1 महीने पढ़ के भी पास हो जाओगे अच्छे नंबर से, या फिर 1 रात पढ़ के भी पास हो जाओगे, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। हाँ, एक रात वाला, ये 1 रात वाला है, इसको ज़्यादा सीरियसली ना ले, बिकॉज ये प्रखर हुई है जैसे जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनके लिए वैलिड है ये, बाकी सब के लिए नहीं है एप्लीकेबल। तो बाकी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है तो अच्छे से मन लगा के डेली पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से अपना और इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हो, ठीक है। सो हम वीडियो के लास्ट पार्ट में आ चुके हैं, एंड यहाँ पे भैया आप ये बताइए कि 3 साल की जो आपकी कॉलेज की जर्नी रही उसको आप समराइज करें, एंड जूनियर्स जो आने वाले हैं उनको कुछ टिप्स और एडवाइस देना चाहते हैं तो दे। देखो अभिषेक, सबसे पहले तो जो मेरी जर्नी, जो भी 3 साल मेरे बीते हैं इनके, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं ग्रेटफुल हूँ और मेरे सिंसियर ग्रेटिट्यूड्स हैं टूवर्ड्स द ARSD कॉलेज। जो भी यहाँ की ज़मीन है, जो भी यहाँ की धरती है, और जो भी मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी है, जो का यहाँ का एनवायरनमेंट है, उनसे सबसे जितना ज़्यादा मैं सीख पाया हूँ उतना मैंने सीखने का ट्राई किया है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत क्रूशल पॉइंट है मेरी लाइफ में, जो मैं इसके बाद अब जो भी मैं बनूंगा या जो भी मैं करूंगा आगे, उसमें इस फेज़ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, जो भी मैं यहाँ से सीख पाया हूँ। और दूसरी चीज़ कि जैसे तुमने कहा टिप्स और एडवाइस, तो मैं समझता हूँ कि मैं उस लेवल पे हूँ नहीं कि मैं कोई टिप्स या एडवाइस दूँ, बट फिर भी एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने जो भी मेरे साथी आने वाले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रहें चीज़ों में, और हमेशा लाइफ को एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ देखें। और दूसरी चीज़ क्या है कि मौज मस्ती रुकनी नहीं चाहिए भाई, है ना। मौज मस्ती ना रुके, बाकी तो सब चलता ही रहेगा, बाकी तो सब चलना ही है, वो तो फॉर श्योर है। बट अगर आप पॉजिटिव हैं और अगर आप इन्वॉल्व हैं चीज़ों में, तो आपको आगे बढ़ने से और आपको खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं यही कहना चाहूँगा।
गोपाल भी आप कुछ कहना चाहेंगे? आप 3 साल की आपकी एक्सपीरियंस जो रही समरी करें एंड कुछ एडवाइस या टिप्स जूनियर्स के लिए। ये पिछले 3 साल जो कॉलेज लाइफ के थे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे मेरे, काफ़ी कुछ सीखने को मिला और मैंने काफ़ी ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप किया अपने अंदर। पहले ऐसा होता था कि मैं अगर 2-4 लोग भी है तो उनके सामने भी मैं कॉन्फिडेंटली अपनी बात नहीं रख पाता था, लेकिन ये पिछले 3 साल में मैंने ये चीज़ सीखी है कि कैसे आप एक मास को जो है आप एड्रेस करते हो, अपनी बात रखते हो। और बाकी एकेडमिकली भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, यहाँ के प्रोफेसर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे और टीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ की प्लेसमेंट्स, सोसाइटीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ में भी इन्वॉल्व रहा हूँ, जैसे एनएसएस में रहा हूँ और एबीवीपी जो कि लार्जेस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टूडेंट के हित में काम करता है, उसमें भी इन्वॉल्व रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मेरी यही जो है टिप होगी सभी को जो भी एडमिशन ले रहा है, यही सजेशन होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है सोसाइटीज़ ज्वाइन करिए, ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट कीजिए ताकि आपके जो 3 साल हैं ये बहुत अच्छे हो और आप ज़्यादा लोगों को जान सकें कि किस किस तरह के जो लोग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स उसके होते हैं, तो उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिले। थैंक यू। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जैसा कि दोनों भैया ने बताया कि अगर आप कॉलेज में आ रहे हैं तो बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ कॉलेज में आएँ, एडमिशन ले एंड रिगार्डलेस ऑफ योर कॉलेज लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 3-4 साल जो भी आपके हैं ये आपके लाइफ के बेस्ट ईयर्स बनेंगे। आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, एकेडमिक्स बिल्कुल ध्यान देना है, वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए बिकॉज आप पढ़ने आए हो ड्यू में। तो पढ़ाई जो है एकेडमिक्स को सबसे पहले रखिए, उसके साथ ही साथ आप एक्सप्लोर करें, सोसाइटीज़ ज्वाइन करें। इससे होगा क्या कि लोगों डिफरेंट लोगों से आपकी मुलाकात होगी, ओपिनियंस उसके समझ में आएंगे, तो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी। आपको पता चलेगा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, हर एक चीज़ समझ में आएगा। तो बिल्कुल एक्सप्लोर जरूर करें, एकेडमिक्स भी ध्यान दें और अच्छे से रहें, कॉलेज लाइफ को चिल एंजॉय करें मस्त तरीके से एंड सीनियर्स के साथ कांटेक्ट में रहें जिससे कि काफ़ी आपकी हेल्प हो सके। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपने कॉलेज में एंटर करें। ऐड करना चाहूँगा और बोलिए भैया। कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं सबसे पहले सभी को तो ऑल द बेस्ट और आप अपनी लाइफ में अच्छा करें। और दूसरी चीज़ कि अभिषेक ने जो भी कंटेंट बनाया है भाई बहुत मेहनत के बाद, काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद बनाया है, तो प्लीज़ अभिषेक को और उसके चैनल को सपोर्ट करते रहिए और जो भी अभिषेक काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट कीजिए क्योंकि इसका जो भी काम है वो एक्नॉलेजमेंट के लिए है। तो आप लोग प्लीज़ इसको करिए, अप्रिशिएट करिए। थैंक यू सो मच भैया, आपका बहुत ही प्रीशियस टाइम मैंने लिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको यहाँ पे टाइम देने के लिए। फीचरिंग अस। एंड गोपाल भी आपको बहुत बहुत थैंक्स जो आपने टाइम अपना दिया काफ़ी बिजी शेड्यूल में से, जिसके कारण हम आज यहाँ पे इस वीडियो को कर पा रहे हैं। आपने अपने इंसाइटफुल एक्सपीरियंसेस जो शेयर किए, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जूनियर्स जो आने वाले ड्यू एस्पिरेंट्स हैं उनको काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा ये इंसाइट्स और नॉलेज। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना जिससे कि वो भी समझ पाए, चीज़ों को जान पाए एंड एक अच्छा बेटर जो कॉलेज लाइफ जो हमने स्टार्ट किया है इस सीरीज़ के थ्रू की हमें एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर सके सीनियर के, जिससे कि आपकी कॉलेज लाइफ थोड़ी स्मूथ हो सके और ये सक्सेसफुल हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।